हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन शास्त्र का जो चैप्टर है, उसमें आपको परमाणु संरचना के बारे में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके बारे में मैं आपके सामने आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाना ना भूलें ऑल पे, ठीक है। ताकि घंटा इसलिए बजाना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हम लोग अपलोड करें तो उसका जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और दोस्तों, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसका भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। तो हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन है एवोगाद्रो ने, दूसरा है डाल्टन ने, सी ऑप्शन है न्यूटन ने और डी है पास्कल ने। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाल्टन ने। यानी परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था, तो वो डाल्टन ने किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत। दूसरा है कुछ अन्य बल। सी ऑप्शन है गुरुत्वीय और नाभिकीय और सी है स्थिर वैद्युत और नाभिकीय। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरुत्वीय और नाभिकीय, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है। पहला, वर्धित होती है। दूसरा, घटती है। सी, वैसी ही रहती है और डी, बढ़ती या घटती रहती है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा जो है वो घटती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है एस ब्लॉक से, दूसरा है डी ब्लॉक से, सी ऑप्शन है पी ब्लॉक से और डी है एफ ब्लॉक से। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो डी ब्लॉक से संबंधित है। यानी परमाणु तत्व संख्या 29 जो है वो आपको डी ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कैथोड किरण होती है, यानी कैथोड किरण क्या होती है। पहला है अल्फा कणों की स्ट्रीम होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। सी, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है या फिर डी, विकिरण होती है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कैथोड किरण जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कैथोड किरणों में क्या होता है। पहला है केवल द्रव्यमान। दूसरा है केवल आवेश। सी है द्रव्यमान तथा आवेश दोनों और डी है ना तो द्रव्यमान और ना ही आवेश। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कैथोड किरणों में जो होता है वो आपको द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। पहला है फ्लोरीन, दूसरा है सोडियम, सी है क्लोरीन और डी है ऑक्सीजन। तो दोस्तों, इनमें से जो सब सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो आपको है कौन सा, तो फ्लोरीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। पहला है प्रोटॉनों की संख्या, बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी है न्यूट्रॉनों की संख्या और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो कौन तय करता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है तत्व में वो तय करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा
संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? पहला है वाष्प घनत्व के बराबर होता है, दूसरा सापेक्ष ताप के बराबर होता है, सी है परमाणु भार के बराबर होता है, या डी अणु भार के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? पहला ऑप्शन है मुख्य क्वांटम संख्या से, बी है चुंबकीय क्वांटम संख्या से, सी है प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, और डी है दिगंधी क्वांटम संख्या से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है वो किससे नियंत्रित होता है? तो वो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों किसी के भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है, ठीक है, वो अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? तो जो भी द्रव्यमान संख्या जो दी हुई होती है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या जो दी हुई होती है, द्रव्यमान संख्या हमारी कितनी है? 36 है, 36, उसको हम लोग घटाते हैं किससे? उसमें से क्या घटाएंगे? तो उसमें से घटाएंगे हम लोग जो परमाणु क्रमांक होगा, ये जो परमाणु क्रमांक है उसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे इसमें से, यानी कि उतना इसमें से इतना को घटा देंगे, यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को हम लोग घटाते हैं, तो हमारा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो हमें मिल जाती है। तो इसमें से हम लोग 36 में से 17 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 19 मिलेगा, यानी कि इसमें जो हमारा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो 19, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है केवल प्रोटॉन का, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, और डी ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या जो होता है वो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? आपको द्रव्यमान संख्या बनाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है कुल प्रोटॉनों की संख्या द्वारा, बी ऑप्शन है कुछ न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा, सी है कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर, और डी ऑप्शन है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुछ प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं को जोड़कर। ठीक है, यानी एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को निर्धारित किया जाता है कैसे? तो जितने भी कुल प्रोटॉनों और तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर हम लोग एक परमाणु द्रव्यमान की संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? पहला है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, और डी है हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो दोस्तों यानी कि अधिकतम द्रव्यमान जो होता है वो किसका होता है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो न्यूट्रॉन, यानी अधिकतम द्रव्यमान जो होता है वो आपको न्यूट्रॉन का होता है। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन जो हमारा होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? पहला है धनायन, दूसरा है ऋणायन, सी है समस्थानिक, और डी है हिग्स बोसान। तो दोस्तों प्रोटॉन की जो समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? पहला है समपरासारी, दूसरा है समस्थानिक, सी है समावयव, और डी ऑप्शन है समदाब या समभार। तो दोस्तों समान परमाणु वाले जो न्यूक्लियड होते हैं उन्हें हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? उसे समस्थानिक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है 17 नंबर है,
एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 6.023 इंटू 10⁻²2। बी ऑप्शन है 6.023 इंटू 10⁻23। सी ऑप्शन है 6.023 इंटू 10⁻24 और डी ऑप्शन है 6.023 इंटू 10⁻25। तो दोस्तों एवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो आपको होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन है नहीं है, न्यूक्लियॉन नहीं है? पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, सी है इलेक्ट्रॉन और डी है पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी पॉजिट्रॉन। ठीक है, यानी कि इनमें से न्यूक्लियॉन कौन सा नहीं है? तो पॉजिट्रॉन जो है वो न्यूक्लियॉन नहीं है। ठीक है, बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सारे निक्लियॉन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके ए नंबर है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, दूसरा है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, सी है न्यूक्लियस में के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और डी है न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस चीज़ पे? तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? पहला ऑप्शन है अल्फा कण, दूसरा है प्रोटॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और डी है न्यूट्रॉन। तो इनमें से जो एक आवेश रहित कण है वो है आपको न्यूट्रॉन, यानी कि डी ऑप्शन आपको जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं किस चीज़ से? पहला प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, बी ऑप्शन है प्रोटॉनों और आइस्ट्रोनों से, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से और डी ऑप्शन है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु न्यूक्लियस जो बने होते हैं वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं? पहला है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और डी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यानी परमाणु का संगठन करने वाले जो 3 मौलिक कण होते हैं वो कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ठीक है दोस्तों, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से घुमाकर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, डी ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉनोस और तथा आयन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग सब जानते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में भी हम लोग कर लिया था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज ने, बी ऑप्शन है रूवाल आमुंडसन ने, सी ऑप्शन है जे थॉमस ने और डी है रुडोल्फ डीजल ने। आप में से बहुत को पता होगा इसका जवाब। चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? वो किया था आपको जे थॉमस ने। ठीक है, और ये आपको कब किया था? तो ये आपको किया था 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 ईस्वी में
ये इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, सी है प्रोटॉन और डी है पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटॉन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है वो प्रोटॉन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? पहला है 2 8 10, दूसरा है 2 6 8 4, सी ऑप्शन है 2 8 8 2 और डी ऑप्शन है 2 8 10। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक 20 वाले जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपको 2 8 8 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है तत्व 106 की खोज किसने की थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है रदर फोर्ड ने, बी ऑप्शन है सीबॉर्ग ने, सी ऑप्शन है लॉरेंस ने और डी है कुर्स्टॉव ने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीबॉर्ग ने। ठीक है, और ये इन्होंने कब किया था? ये किया था इन्होंने 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में। और ये सीबॉर्ग कहाँ के थे? तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने ये खोज की थी तत्व 106 की। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। पहला ऑप्शन है NH4Cl, दूसरा है SO3, सी ऑप्शन है SO2 और डी है H2O। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NH4Cl। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? पहला है यह जल में अविलय होता है, दूसरा है यह गंध रहित गैस है, सी ऑप्शन है यह पित्त गैस है होती है और डी है इसके जलीय विलयन के लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी अमोनिया का जो गुण एक है वो कौन सा है? तो इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है? पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? पहला लगातार उपयोग करने से, दूसरा है संवातन की कमी से, सी ऑप्शन है धूल जम जाने से और डी है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरानी किताबों का जो कागज़ है वो भूरा हो जाता है सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा क्लोरीन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन और डी है आयोडीन। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है वो आपको है फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किस में? पहला ऑप्शन है OF2 में, बी ऑप्शन है Cl2O में, सी ऑप्शन है H2O में और डी है N2O में। तो दोस्तों ऑक्सीजन की +2 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो किस में प्राप्त होती है, वो किस में हमें पाई जाती है? तो वो होती है आपको OF2 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है K4 इन ब्रैकेट Ni स्मॉल ब्रैकेट है Cn ब्रैकेट क्लोज 4, उसके बाद में निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? देख रहे हैं आप लोग इसमें निकल भी है, तो इसमें निकल की ऑक्सीकरण की संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 0 है, दूसरा है +4 है, सी -4 है और डी +8 है। तो दोस्तों इसमें जो निकल की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपको क्या है? 0 है।
यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, यदि MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मिलियन Mg2 प्लस आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? ठीक है, पहला है 10 मिलियन, दूसरा है आधा मिलियन, सी ऑप्शन है 2 मिलियन और डी है 1 मिलियन। तो दोस्तों इसमें क्लोराइड में जो आयन होंगे वो आपको कितने होंगे? तो वो आपको 2 मिलियन होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 2 मिलियन होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? पहला अपघटन में, दूसरा अवकरण में, सी ऑक्सीकरण में और डी संशोधन में। तो दोस्तों अवकरण की जो प्रक्रिया होती है यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा, यानी अवकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो लाभ होता है वो अवकरण की प्रक्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ड्यूटेरियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 37 नंबर, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह बनता है क्या? पहला है प्रोटॉन, बी है धनात्मक हीलियम आयन, सी ऑप्शन है ऋणात्मक हीलियम आयन और डी है अल्फा कण। तो दोस्तों हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन जब खोता है तब वो आपको धनात्मक हीलियम आयन बनता है। ठीक है, क्या बनता है? धनात्मक हीलियम आयन बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 38 नंबर क्या कह रहा है? 38 नंबर है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? पहला है सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, दूसरा सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सी ऑप्शन है सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है और डी ऑप्शन है कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी 38 नंबर का जो हो जाएगा वो आपको डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। 39 नंबर क्या कह रहा है? कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है? पहला ऑप्शन है 12 ग्राम, दूसरा है 120 ग्राम, सी ऑप्शन है 1.2 ग्राम और डी है 0.12 ग्राम। ठीक है, तो दोस्तों परमाणुओं के 6.023 इंटू 10⁻22 परमाणु का जो भार होता है वो होता है 1.2 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? पहला है मीजॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और डी है प्रोटॉन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रॉन में जो है वो कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन में ये पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। 41 नंबर क्या कह रहा है? 41 नंबर क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? पहला है शुद्ध तत्व, दूसरा है यौगिक, सी है शुद्ध मिश्रण और डी है शुद्ध तरल। तो दोस्तों दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न तब चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? पहला है प्रोटॉन पर, बी है आवेश पर, सी है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर और डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है वो किस पे निर्भर करती है? तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलिए यहीं तक हमारा यह प्रश्न रहा था। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कर दें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और लिंक में हमारा टेलीग्राम चैनल भी रहेगा, उसे में जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट और भी वीडियो हमारे आएंगे, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटा ज़रूर बजाएं, ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है वो आपको मिलता रहे। बाद बाकी धन्यवाद दोस्तों।